हेलो दोस्तों, राइट्स एंड रूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे भारत के यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर भारत की स्वतंत्रता 1947 तक के पूरे इतिहास को। इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और कहाँ तक हमको जाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब औरंगजेब के पतन के बाद में, औरंगजेब 1707 ईस्वी में जब इनका मृत्यु हुआ, उसके बाद उसके उत्तराधिकार के लिए लगातार उनके उत्तराधिकारी जो थे मुअज्जम, आजम और कामरान के बीच में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होना शुरू हो गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंततः बहादुर शाह प्रथम, जिनका नाम मुअज्जम था, वह शासक के रूप में उभर कर आए। बहादुर शाह को ही शाह ए खबर के उपनाम से भी जाना जाता है। उसके बाद उस सैयद बंधुओं ने, जिन्हें दो भाई थे, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को, जिन्हें शासक निर्माता के रूप में कहा जाता है, उन्होंने जहादार शाह को शासक के रूप में अपना प्रतिनिधित्व बनाया। लंपट मूर्ख नाम से जहादार शाह को जाना जाता है। तदुपरांत फारूक सियार, जिन्हें घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, शासक बने। और इसी क्रम में मोहम्मद शाह रंगीले, अहमद शाह, आलमगीर शाह, आलमगीर सेकंड, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल शासक थे, वह क्रमशः मुगल सत्ता पर आसीन हुए। परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती हुई चली गई। मुगल सत्ता के कमजोर होने के कारण वहाँ अनेक प्रकार के देसी रियासत जो थे, जो मुगलों के कभी प्रांत हुआ करते थे, वहाँ के गवर्नर जो उस पर शासन किया करते थे, जो मुगलों के अधीन शासन किया करते थे, वे धीरे धीरे अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कह सकते हैं कि विकसित करने लगे और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप को बताने लगे, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। जिसमें हम प्रमुख रूप से जानेंगे कि अवध, जिसमें अवध का प्रांत अवध अवध था, जिसकी स्वतंत्रता की स्थापना स्वतंत्र राज्य के रूप में शहादत खां बुरहान उल मुल्क के द्वारा किया गया। 1722 ईस्वी में अवध के सूबेदार बने थे। कौन बना था? 1722 ईस्वी में अवध के सूबेदार थे, अवध का सूबेदार थे। और ये इन्होंने अवध राज्य को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित किया और इसकी शासन इन्होंने चलाया। 1723 में उन्होंने अलग से भूमि सुधार कानून, राजस्व बंदोबस्त लेके आए। अलग से इन्होंने 1723 में इन्होंने अलग से भूमि सुधार कानून आए, कानून, राजस्व बंदोबस्त की व्यवस्था किया। बाद में चल करके 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1739 में मृत्यु हुई। तद उपरांत सफरत जंग, मृत्यु के बाद सफरत जंग यहाँ के शासक बने। इसके बाद शासक बने और अवध एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। स्वतंत्र राज्य का मतलब क्या होता है, यह जानने का प्रयास करते हैं कि एक स्वतंत्र राज्य कैसे कहा जा सकता है। क्योंकि पहले जो था अवध, बंगाल, बहुत सारे जो राज्य स्वतंत्र हुए, वो मुगलों के अंतर्गत सत्ता में कार्य किया करते थे, मुगलों के अंतर्गत कार्य किया करते थे। मुगलों की कानून व्यवस्था को मानना, मुगलों के राजस्व व्यवस्था को मानना, और कौन कौन से कानून किसके हिसाब, सब मुगलों के हिसाब से हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब अवध शहादत खान बुरहान उल मुल्क जब शासक बने अवध का, तो उन्होंने एक नई भूमि सुधार कानून लेकर आए। अपने अनुसार राजस्व को बढ़ावा देना, अपने अनुसार कार्य करना, इसलिए इन्हें हम स्वतंत्र राज्य के रूप में कहते हैं। दूसरा, अगर स्वतंत्र राज्य के रूप में देखें तो बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर आया, जिसे मुर्शिद कुली खान ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। मुर्शिद कुली खान 1713 से 1727 ईस्वी 1713 से 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने इसे स्थापित किया। इनके जीवन काल में बहुत सारे युद्ध इन्होंने लड़े, जिसमें
सीताराम, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद, इन सब लोगों से इनके युद्ध हुए। और एक युद्ध इनके जीवन काल में, एक युद्ध और हुआ जिसे सुजात खां से इन्होंने युद्ध किया, और नजात खां। ये सारे इनके जीवन की युद्ध रहे। इनके जीवन काल में युद्ध इन्होंने लड़ा, और इनसे जीते हुए सारी जागीरों को जो इनसे इन्होंने युद्ध में प्राप्त जागीर को राम को दे दिया। राम जीवन नाम के अपने एक हितैषी को इन्होंने दे दिया था। युद्ध में जीतने के उपरांत इन्होंने राम जीवन नाम के अपने मित्र को ये सारा चीज दे दिया। तदुपरांत इनकी मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई। उसके बाद में इनके दामाद 1727 से 1739 ईस्वी में सुजाउद्दीन इनके दामाद शासक बने। उसके बाद में सरफराज खान, जो सुजाउद्दीन के पुत्र थे, सरफराज खान शासक बने। और तदुपरांत इसमें एक महत्वपूर्ण शासक आए, अली वर्दी खान, जो 1740 से लगभग 1756 ईस्वी तक शासक बने। और इन्हीं के लड़के जो थे सिराजुद्दौला, जिनके समय में ही अंग्रेजों द्वारा प्लासी का युद्ध इनके समय में हुआ, सिराजुद्दौला के समय 1757 में, जिसे हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बंगाल में एक नवीन शक्ति का जन्म हुआ, जिसे बंगाल में एक नवीन शक्ति का जन्म हुआ, एक नया प्रांत के रूप में निकला। इसी प्रकार एक नए प्रांत और बना जिसका नाम था हैदराबाद, जिसके संस्थापक निजाम उल मुल्क थे। निजाम उल मुल्क थे, जो मोहम्मद शाह रंगीले के कभी वजीर हुआ करते थे। मोहम्मद शाह जो मुगल शासक थे, मोहम्मद शाह रंगीले के वजीर थे, जो मोहम्मद शाह रंगीले के कभी वजीर हुआ करते थे। बाद में चलकर के उन्होंने एक हैदराबाद में स्वतंत्र 1724 ईस्वी में इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और इनकी मृत्यु जो थी 1748 ईस्वी में, 1748 में मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आया। इसी हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के अंतर्गत, हैदराबाद के निजाम शाही के अंतर्गत एक राज्य था जिसका नाम था कर्नाटक। इसके संस्थापक जो थे सदाउतुल्ला खां अपने भतीजे दोस्त अली बाद में जो शासक बन गए। जब सदाउतुल्ला खां नहीं रहे तो कर्नाटक के जो अगले नवाब हुए, इनके भतीजे दोस्त अली शासक बने। इनकी मृत्यु के बाद दोस्त अली इसके शासक बने। तो इस प्रकार बंगाल जो था, कर्नाटक, इस प्रकार हैदराबाद के अंतर्गत जो कर्नाटक एक राज्य हुआ करता था, वह भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। इसी प्रकार दक्षिण भारत में एक राज्य हुआ मैसूर राज्य, जो कभी विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। बाद में चलकर यह विजयनगर साम्राज्य से अलग होकर मैसूर के नाम से स्थापित हुआ। विजयनगर साम्राज्य जब हुआ करता था तो वहां के राजा थे चिक्का कृष्णराज। और क्योंकि यह नाम मात्र के एक राजा थे और इनके समय में इनके दो मंत्री हुआ करते थे, जो
नंदराज और देवराज दोनों दोनों वास्तविक शासक थे 1724 ईस्वी में वास्तविक शासक थे। 1761 में नंदराज को गद्दी से हटाकर 1761 ईस्वी में राज को गद्दी से हटाकर हैदर अली ने इन्हें स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना की। तो 1761 में नंदराज को गद्दी से हटाकर हैदर अली ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। थोड़ा हम हैदर अली के बारे में जानते हैं। 1721 में जन्मे हैदर अली बहुत साधारण परिवार से थे। बाद में यह विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सेना में भर्ती हुए और धीरे धीरे काम करते हुए ये सेनापति के पद पर हैदर अली पहुंचे और अंत में उन्होंने जो चिक्का कृष्णराज थे, मैसूर के शासक थे उस समय, जो विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। चिक्का कृष्णराज केवल नाम मात्र के शासक थे। वास्तविक शक्ति जो थी नंदराज और देवराज के अंदर समाहित थी। तो नंदराज को इन्होंने हरा करके मैसूर नाम से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जो बाद में चल करके 1761 में इन्होंने मैसूर राज्य की स्थापना की। बाद में चलकर 1782 ईस्वी में अंगल और मैसूर युद्ध, जो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध था, उसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई और बाद में इनके पुत्र टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाली। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से युद्ध कैसे हुए मैसूर साम्राज्य में। अभी तो हम केवल जानना चाह रहे हैं कि मुगल सत्ता जब टूटी तो किन किन राज्यों का उदय हुआ और कैसे कैसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ, और क्या ये स्वतंत्र राज्य में इतनी शक्तियां नहीं थी कि यह एक व्यापारी बनकर आए हुए अंग्रेजों को रोक सकें कि वह एक शासक के रूप में भारत में ना रह पाए। अभी हम इस बात पे विचार कर रहे हैं। उसके बाद में मराठा साम्राज्य जो भारत में लगातार अपने पैर पसार रहा था, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित था। 1689 ईस्वी में साहू जी को कैद कर लिया था औरंगजेब ने। साहू जी कौन थे? ये जो थे संभाजी के पुत्र थे और शिवाजी के पोते थे। तो औरंगजेब की मृत्यु जब हुई 1707 ईस्वी में, तो साहू जी महाराज को छोड़ दिया गया। साहू जी महाराज को छोड़ने के उपरांत, क्योंकि संभाजी की जब मृत्यु हो गई तो उनके जो सौतेले भाई थे राजा राम, वह गद्दी पर बैठे हुए थे। तो मराठा साम्राज्य में कौन राज कर रहा था उस समय? औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसको छोड़ दिया गया? साहू जी को छोड़ दिया गया। जो औरंगजेब की कैद में थे और इनको छोड़ दिया गया। लेकिन जब गद्दी पे गए तो क्योंकि इनके सौतेले भाई राजा राम उस समय गद्दी पर बैठे हुए थे, संभाजी के सौतेले भाई राजा राम गद्दी पर बैठे, परंतु राजा राम की जल्द ही मृत्यु हो गई। तदुपरांत उनकी जो पत्नी थी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी को गद्दी पर बैठाकर और उसका बागडोर अपने हाथ में ले लिया। 1708 में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से 1708 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से पुनः गद्दी प्राप्त की। पुनः गद्दी इन्होंने प्राप्त की और 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने पेशवा की उपाधि प्रदान की और तब से पेशवा की स्थिति धीरे धीरे प्रतिदिन मजबूत होती गई और यह पूर्ण रूप से जो साहू जी महाराज या राजा की शक्ति मराठाओं में होती थी वो पेशवा में निहित हो गई। तदुपरांत इसके बाद बालाजी बाजीराव, उसके बाद में बाजीराव प्रथम, ऐसे पेशवाओं का पद धीरे धीरे पेशवा बढ़ते गए।
हम आगे बात करेंगे कैसे पहले मराठा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुए, कैसे अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को पीछे छोड़ा, इसकी हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद एक स्वतंत्र राज्य जो मुगलों से एक और स्वतंत्र राज्य हुआ, उसमें रुहेल खंड की बात की जाए। जो रुहेल खंड एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया, जिसके संस्थापक थे वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद। अली मोहम्मद खान ये एक निकल के आया। और एक और महत्वपूर्ण जो राज्य स्वतंत्र हुआ वो थे भरतपुर। भरतपुर के जो संस्थापक थे चूड़ामन एवं बदन सिंह। चूड़ामन एवं बदन सिंह इसके संस्थापक थे भरतपुर के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो मुगल सत्ता जब कमजोर होने लगी, लगातार मुगल सत्ता के कमजोर होने के फलस्वरूप इनके जो मुगल सत्ता के अंतर्गत काम करने वाले राज्य थे, गवर्नर थे, जो मुगल सत्ता के अंतर्गत अनेक प्रांतों में काम किया करते थे, वो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। और इस स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप मुगल सत्ता मात्र छोटे से ही क्षेत्र में सिमट कर रह गई और अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार के राज्यों की स्थापना हुई, जैसे अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, रुहेलखंड हो गया, बंगाल, कर्नाटक और भरतपुर, इन सब राज्यों की स्थापना हुई। अब प्रश्न ये उठता है, क्या इन राज्यों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह आने वाली यूरोपीय कंपनियों, जैसे अंग्रेज हुए, डच हुए, फ्रांसीसी हुए, इन सब कंपनियों की शक्ति को रोक ना सके कि वह एक व्यापारिक कंपनी होकर और भारत में आकर लगातार राज्य करने लगे? क्या उनमें यह ताकत नहीं थी? तो उस समय, जिस समय हैदराबाद या कर्नाटक या बंगाल स्वतंत्र हुआ, उसमें पूर्णतः ऐसी शक्तियां थी कि वह छोटे से मुट्ठी भर अंग्रेज या मुट्ठी भर यूरोपी जो कंपनियां थी उनका सामना करने के लिए वे सक्षम थे। परंतु धीरे धीरे करते हुए वे धीरे धीरे आपस में लड़ना, एक दूसरे का सहयोग ना करना, इन सब कमियों के कारण धीरे धीरे ये लगातार कमजोर होते चले गए। और अंग्रेजों की कूटनीति के कारण अंग्रेजों की कूटनीति ने भी उन्हें सफल बनाने में बहुत सारा प्रयास किया। तो ये समझ गए कैसी स्थिति थी उस समय जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ या यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, तो उस समय भारत की क्या स्थिति थी, ये हम जानने का प्रयास करें। अब देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों को भारत में आने की क्यों जरूरत पड़ी या किसी भी नए खोज की जरूरत क्यों हुई। तो क्योंकि यूरोप में जो लगातार औद्योगिकरण बढ़ रहा था, वहाँ पे औद्योगिकरण की शुरुआत लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास, 16वीं शताब्दी के आसपास वहाँ पे औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई थी। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रहा था। और क्योंकि अरबों का आक्रमण हो गया, अरबों ने आक्रमण करके जो स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार पर कब्जा कर लिया अरबों ने, तो पश्चिम का व्यापार पूरब के साथ होने में दिक्कतें महसूस होने लगी, बहुत कठिनाई होने लगी, जिसके कारण समुद्री मार्ग की खोज होनी शुरुआत हुई। समुद्री मार्ग की खोज में सबसे पहला नाम आता है पुर्तगालियों ने। सबसे पहला नाम आता है पुर्तगालियों का। पहला है पुर्तगाली। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक व्यापारी भारत आया। तो पहला भारत आने वाला पहला जो व्यापारी था वो पुर्तगाली था, जो वास्को डी गामा जिसका नाम था, वो 1498 ईस्वी में भारत आया। और वह कहाँ पे आया था? केरल के तट, केरल में कालीकट आया था। केरल के कालीकट, उस समय केरल के राजा जो थे वो जमोरिन थे। किसकी मदद से यह आया था? तो मदद जो करने थे, मदद किया आने में, जिसने मदद किया था उसका नाम था अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद की मदद से या सहयोग से वह भारत के तट पर आया और उसने देखा कि भारत के तट पर जब तो जमोरिन ने उनका स्वागत किया। और वहाँ की जनता ने जब वास्को डी गामा को देखा तो वो इतना विशालकाय था, इतनी लंबी चौड़ी शरीर थी, उसको देखते ही रह गए।
और वहाँ की जनता ने केरल के तट पे जब कालीकट पहुंचा तो जनता ने स्वागत किया और राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया और वह कुछ समय तक यहाँ पर भारत में रहा और जाते समय भारत से मसाले, बहुत कॉटन के कपड़े, बहुत सारी चीज़ लेकर वह यूरोप वापस गया। यूरोप और वहाँ पे उसने जब उसको सेल किया, बेचा, तो लगभग 60% ज़्यादा अपनी कमाई किया, 60% ज़्यादा कमाई किया। और पुनः एक बार वह आया, पुनः एक बार वह भारत, एक बार 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा भारत आया था। उसके बाद में 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी दी अल्मीड़ा, बाद में 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर वह भारत आया और पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री को चीन में लगाया। फ्रांसीसी दी अल्मीड़ा ने वाटर पॉलिसी जो था कि समुद्र के अंदर जो व्यापार, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रांसीसी दी अल्मीड़ा जो प्रथम गवर्नर जनरल थे पुर्तगालियों के, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, ये फ्रांसीसी दी अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर कानून लेकर आया। अब हम बात करते हैं कि ब्लू वाटर कानून या ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या। ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत हम क्या कर, मतलब जो समुद्र से होने वाले व्यापार थे, जो भारत में आती थी, माल को अपने बेचते आते थे, अन्य यूरोपीय कंपनियां थी, मतलब कोई भी आता था, उनके अंदर समुद्र पे अपना आधिपत्य स्थापित किया जाता था और उनसे टैक्स लिया जाता था। उनके माल को नहीं अगर देते थे तो लूट लिया जाता था। उनको सुरक्षित ले जाने की गारंटी दी जाती थी पैसे के अंतर्गत। तो इस पॉलिसी को कौन लेके आया था? फ्रांसीसी दी अल्मीड़ा जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे, वो लेकर आए थे। इसके बाद जो द्वितीय गवर्नर जनरल आए, जिन्हें हम अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये जो गवर्नर थे, ये थे 1509 से 1510 ईस्वी तक, 1509 से 1510 ईस्वी तक थे। इन्हें पुर्तगाल का वास्तविक, पुर्तगालियों का मतलब भारत में जो होता है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये थे वास्तविक संस्थापक, इन्हें वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। अल्फांसो द अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि बीजापुर के सुल्तान जो थे, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया। 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाह से इन्होंने क्या किया? गोवा को छीन लिया और इस प्रकार से पुर्तगाली का भारत में आवागमन हुआ। पुर्तगालियों के आगमन के उपरांत भारत में दूसरी जो यूरोपीय शक्ति आई वह थी डच, या इसे हॉलैंड या पोलैंड के नाम से भी जानते हैं, वही पोलैंड वाला पार्ट समझ है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1602 ईस्वी में यह स्थापित हुई थी। 1602 ईस्वी में इसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। 1605 में यह प्रथम फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की मसूलीपट्टनम में। डचों की जो प्रथम फैक्ट्री थी 1605 ईस्वी में, 5 में प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। प्रथम फैक्ट्री इन्होंने अपनी कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम में लगाई। बाद में चल करके
1639 ईस्वी में इन्होंने गोवा पर आक्रमण किया, गोवा को अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद में इन्होंने 1641 ईस्वी में मलक्का पर विजय प्राप्त की, मलक्का का विजय किया। 1658 में श्रीलंका, लंका को इन्होंने जीत लिया। तो लगातार ये जीतते रहे और इनकी शक्तियां जो होती थी वो बढ़ती रही, लगातार शक्तियां इनकी बढ़ती रही। अंत में जाकर के 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में, ये याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट रूप से, वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा डच को हराया गया। तो 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा डचों को हरा दिया गया और यहाँ से डचों का आधिपत्य समाप्त हो गया। 1602 ईस्वी में डचों ने अपनी शुरुआत की और 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा वेदरा के युद्ध में हारने के बाद इन्होंने हटा दिया गया, इन्होंने हट गए। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरी कंपनी जो है जिसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में जेम्स प्रथम शासक जो थे, जेम्स प्रथम, उनके देखरेख में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। सबसे पहले क्या हुआ, 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई तो वहां में टॉमस रो आए। सबसे पहले 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेज जो थे कैप्टन हॉकिंस थे, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1608 ईस्वी में जाकिर के दरबार में आए थे। जाकिर के दरबार में वो आए, उनसे कुछ व्यापारिक मान्यता उन्होंने प्राप्त की और 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो थी सूरत में स्थापित की। 1608 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। 1608 में इन्होंने अंग्रेजों द्वारा अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की और तदुपरांत अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध में डचों को इन्होंने हराया। 1757 की प्लासी का युद्ध, मतलब अंग्रेजों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण युद्ध जो है, महत्वपूर्ण युद्ध बात करें जिसमें इन्होंने 1759 ईस्वी में आप देखे हैं कि वेदरा का युद्ध, आगे हम बात करेंगे इससे। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध, 1700 बक्सर का युद्ध। तो इन सब युद्धों के उपरांत जैसे 1818 में मराठा पर विजय, तो इन सब विजयों के माध्यम में अंग्रेज जो एक व्यापारिक कंपनी थी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी थी, बाद में चलकर शासन करने वाली, सत्ता का स्थापित करने वाली कंपनी के रूप में स्थापित हो गई। ये सब युद्धों का परिणाम था। उसके बाद जो अगली कंपनी भारत में आई वो थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखते हैं, चौथी कंपनी थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना जो हुई थी 1616 ईस्वी में स्थापित, 1616 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया और प्रथम फैक्ट्री जो इन्होंने स्थापित की थी ट्रैंकोबार में 1620 में। में 1620 में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। 1845 में ब्रिटिशों के
के हाथ में अपने अधिकार को देकर ये चले गए। बाद में क्या हुआ कि 1845 तक ये रहे। 1845 ईस्वी में ब्रिटिश के हाथ में अपने अधिकार देकर चले गए। उसके बाद जो सबसे लास्ट में जो आई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना जो की गई थी 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना लुई 14वें जो वहाँ के शासक थे, लुई 14वें जो वहाँ के शासक थे के प्रधानमंत्री जो थे, प्रधानमंत्री कोलबर्ट ने किया था। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना लुई 14वें के जो लुई 14वें जो शासक थे उनके प्रधानमंत्री कोलबर्ट ने की थी। 1668 ईस्वी में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया। प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे इन्होंने स्थापित किया? सूरत में स्थापित किया। फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 ईस्वी में सूरत में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर ली और 1742 में डुप्ले गवर्नर जनरल बनके डुप्ले जो थे वो गवर्नर जनरल के रूप में आए। डुप्ले 1742 में गवर्नर बनकर आए। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर बने और अंततः 1760 में वाड़ीवास का युद्ध में ब्रिटिश की विजय हो गई। वाड़ीवास के युद्ध में ब्रिटिश का विजय। विजय हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां कब आई। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद में डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए। और इन कंपनियों ने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, कैसे कैसे इन कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां भारत के अंदर स्थापित किया, और कैसे कैसे भारत में, क्योंकि अनेक राज्यों का उदय हो चुका था, हमने देखा कि कैसे कैसे भारत में मुगल सत्ता के पतन के उपरांत कैसे स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हुआ, जैसे अवध था, बंगाल था, कर्नाटक था, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने देखा कि जो यूरोपीय कंपनियां थी कैसे कैसे भारत में आई, कब कब उनका गठन हुआ, कैसे भारत में आई। अब ये हम देखने का प्रयास करेंगे कैसे यह एक व्यापारिक कंपनी कैसे आधिकारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई, इनको हम देखने का प्रयास करेंगे। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो टकराव था वो कैसे निपट कर सामने आया। पुर्तगाली जब भारत से चले गए, पुर्तगाली पराजित हुए, भारत से चले गए, और बाद में चल के कैथरीन जो पुर्तगाली राजकुमारी थी उनका विवाह चार्ल्स द्वितीय से हो गया। तो पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दिया था, और जिसे चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने दे दिया था। तो पुर्तगाली उसके बाद में डचों को उन्होंने डचों को लगभग 1800 कुछ के अंतर मतलब वेदरा की डच, उसके बाद 1759 में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया वेदरा के युद्ध में, और डच चले गए अंग्रेज। फिर डैनिशों को लगभग 1845 में डैनिशों को पराजित करने डैनिश ने ब्रिटेन के हाथ में अपने अधिकार को दे दिए और चले गए। अंततः अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव थे। 17वीं 18वीं शताब्दी में नए व्यापारिक मार्गों की खोज, एक तो सबसे बड़ा कारण था कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, व्यापारिक क्रियाएं बढ़ चुकी थी, औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी, नवजागरण वहाँ पे हो चुका था, जिसके कारण
यूरोप में यूरोप में बुद्धिजीवियों का जो विकास हुआ लगातार व्यापार, उसके तहत व्यापारिक स्पर्धा बढ़ने के तहत नए नए मार्गों की खोज, नए नए व्यापारिक जगहों की खोज होने की शुरुआत हुई। इसी क्रम में क्योंकि अब भारत के अंदर फ्रांसीसी भी अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहते थे और अंग्रेज भी अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहते थे, लेकिन 1720 से अगर 1740 में देखा जाए तो फ्रांसीसी व्यापारियों में तेजी आई। फ्रांसीसी व्यापार में तेजी आई 1740 से 1748 दोनों के बीच ऑस्ट्रिया को लेकर, क्योंकि उस समय फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, दोनों शक्तियों के बीच, चाहे अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों शक्तियों के बीच में दोनों शक्तियों के बीच में 1740-1748 दोनों के बीच में ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने को लेकर दोनों के बीच में तनाव लगातार यूरोप में देखने को मिल रहा था। फ्रांसीसी भी चाहते थे ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने के लिए, जबकि जो ब्रिटेन था वह भी ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने के लगा हुआ था। उसी के चलते, क्योंकि यह तनाव था यूरोप में, लेकिन उसकी परिणति जो हुई वो भारत में देखने को कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है, जिसमें 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, तो इसमें हम तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 में शुरू होकर 1748 ईस्वी तक चला, और ये युद्ध क्यों हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध? क्योंकि यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के लगातार तनाव बना हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लगातार तनाव बना हुआ था। उसी बीच में क्या हुआ कि उसी बीच में भारत के अंदर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज को पानी में डुबा दिया गया और उसे लूट लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हो गई। अंततः यह युद्ध 1748 में यह युद्ध क्यों हुआ था? क्यों? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर हुआ था, और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर उनके बीच में ये युद्ध लड़े गए थे, और एस ला सापल की संधि हुई। एला सापल की संधि के बाद में यह युद्ध समाप्त हुआ। अंग्रेजों की हार हो गई। इस युद्ध में कौन हारे थे? अंग्रेजों की हार हो गई थी। अंग्रेजों की हार हुई, और इनके जो वो था मद्रास वाला प्रांत, मद्रास जो ये जीते हुए थे, मद्रास पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। मद्रास पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया। एस ला सैपल की संधि के तहत ये क्या हो गया कि अंग्रेज जो थे वो हार गए थे, मद्रास पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया था। इससे पहले जो तो जब उन्होंने नाव को डुबा दिया था, उनके अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों के नाव को डुबा दिया था, तो डुप्ले जो थे, फ्रांसीसी गवर्नर जो थे डुप्ले ने क्या किया था कि डुप्ले जो थे फ्रांसीसी गवर्नर, लाबार्डिने जो मॉरिशस के गवर्नर थे, मॉरिशस के गवर्नर से उन्होंने मदद मांगी। गवर्नर मदद ली, और इस मदद के परिणाम स्वरूप इन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया, और अंग्रेजों को हराने के बाद मद्रास पर कब्जा कर लिया। बाद में जब ला सैपल की संधि के तहत ला सैपल की संधि हुई, और इस संधि के तहत मद्रास पुनः अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, और तदुपरांत इस युद्ध का परिणाम
विशेष रूप से कुछ नहीं निकला और जीता हुआ क्षेत्र पुनः मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। क्योंकि डुप्ले जीते हुए क्षेत्र को डुप्ले को वापस करना पड़ा और अंग्रेज भी अपने हार का बदला लेना चाहते थे, इसलिए वह पुनः तलाश कर रहे थे, एक नए मौके की तलाश कर रहे थे। और उसी बीच जून 1748 में हैदराबाद के निजाम की मृत्यु के बाद एक उत्तराधिकार को लेकर युद्ध शुरू हो गया। क्योंकि 1748 में हैदराबाद की जब निजाम की मृत्यु हुई हैदराबाद के नवाब की, तो उत्तराधिकार के युद्ध में एक नासिर जंग, हम बात कर रहे हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की भूमिका। जून 1748 में हैदराबाद की मृत्यु के बाद लड़ाई के फलस्वरूप नासिर जंग, जो उनके बेटे थे, नासिर जंग पुत्र और मुजफ्फर जंग पौत्र उनके पौत्र को लेकर उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई कि कौन हैदराबाद के नए निजाम स्थापित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप एक तरफ ये तो दूसरी तरफ नवाब अनवरुद्दीन और चांदा साहब, जो दो लोग थे, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हमने बात कर ली थी कि जून 1900 हैदराबाद के निजाम की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई के फलस्वरूप जो उनके पुत्र थे नासिर जंग और उनके पौत्र मुजफ्फर जंग के बीच में युद्ध होना शुरू हो गया, जिससे मुजफ्फर जंग जो थे वो मराठाओं से सहयोग लेने के लिए गए। ये मराठाओं से सहयोग चाहते थे, सहयोग लेने के लिए गए मराठाओं से सहयोग लेने के लिए गए और अंततः मराठा सम्राट और चंदा साहब, जो मराठाओं के कैद में थे, उन्होंने मुक्त कर दिया। और चंदा साहब, मराठा और फ्रांसीसियों ने संयुक्त होकर अनवरुद्दीन पर आक्रमण किया और अनवरुद्दीन मारे गए और कर्नाटक पर अधिकार कर लिया। इस तरीके से ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज थे, उनको भी मौका मिल गया और वह रॉबर्ट क्लाइव के सहयोग से नासिर जंग ने, जो हैदराबाद के निजाम के पुत्र थे, नासिर जंग ने रॉबर्ट क्लाइव के सहयोग से चांद साहब पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। तो चांद साहब, मराठा और फ्रांसीसियों ने की सेना ने जो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हराया, उस युद्ध को, क्योंकि अंबर में हुआ था, इसीलिए इसे अंबर का युद्ध कहा जाता है। अंबर का युद्ध 1749 ईस्वी में, अंबर का युद्ध चांद साहब, मराठा प्लस फ्रांसीसी ने अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर उनकी हत्या कर दी। अनवरुद्दीन का पुत्र जो था मोहम्मद अली, जो अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली ने भागकर
रपल्ली ने भागकर शरण ले ली और चांद साहब नवाब बन गए। बाद में नासिर जंग ने चांद साहब नवाब बने। उसके बाद में नासिर जंग ने कर्नाटक पर पुनः आक्रमण कर ब्रिटिश के सहयोग से चांद साहब को पराजित कर दिया और 1750 में नासिर जंग की बाद में चलकर हत्या हो गई। लेकिन इस तरीके से अंग्रेज और फ्रांसीसी पुनः द्वितीय युद्ध में, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में आमने सामने हुए, जिसमें अंततः डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, डुप्ले की पराजय हुई, हार हुई और अंत में पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध को विराम किया गया। अंततः पांडिचेरी के युद्ध, चेरी संधि के साथ युद्ध विराम हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध। अगले क्लास में इसको तृतीय कर्नाटक युद्ध पे हम बात करेंगे।